Hello everyone, welcome back to our science class. We are doing gravitation, chapter number 9, physics. Already हम gravitation के बारे में बात कर चुके हैं. We have discussed about the universal law of gravitation, universal constant of gravitation जिसकी वैल्यू है 6.7 into 10 raised by minus 11 Newton meter square per kg square. We discussed about Kepler's law and how Kepler's law helped in finding the force of attraction between the two objects in the universe, that is F is equal to gmm upon r का square. Today we are going to talk about free fall. What is free fall? हमने देखा था जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो अचानक से एप्पल जो है वो नीचे गिरा, राइट? इसका मतलब हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. एप्पल नीचे गिरा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. वॉट वॉज दैट फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सिंस द एप्पल इज मूविंग ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इफ एप्पल मूव्स टूवर्ड्स अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ और कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती है, दैट फॉल इज कॉल्ड एज फ्री फॉल. So, when an object falls towards earth only under the influence of gravitational force, it is called or it is said to be under free fall. सिर्फ और सिर्फ जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, उस ऑब्जेक्ट के उस मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल. सो इट इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल. ऐसे में हो क्या रहा है? देखो, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन. बट जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है तो देर इज़ अ कांस्टेंट चेंज इन एक्सेलरेशन. देर इज कांस्टेंट चेंज इन velocity because this motion is called as accelerated motion. And what kind of acceleration it is? Uniformly accelerated. अब क्योंकि ये acceleration, now this acceleration is due to force of attraction by earth, or we can say gravitational force of attraction denoted by, so this acceleration which is due to the gravitational force of attraction, it is denoted by small g. लेकिन SI यूनिट क्या होगी इस एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसमें कोई चेंज नहीं. जैसे हमने मोशन में किया था a इज इक्वल टू एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी एक्सेलरेशन है. बस यहाँ पर उसको नाम कोई और दिया गया है तो एक्सेलरेशन ही. इट इज डिनोटेड बाय g. सो बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, सेकेंड लॉ क्या कहता था? दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mass and acceleration. That is, the force acting on a body, it is directly proportional to mass of the body. जिस पे फोर्स लग रही है उसका मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और जिस पे फोर्स लग रही है
उसकी एक्सेलरेशन उसके प्रोपोर्शनेट है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एंड ए एक्सेलरेशन इन freely falling body is denoted by small g. Therefore, force in case of gravitation यानी gravitational force will be directly proportional to mass of the object and the acceleration due to gravity. So what we can say that Fg is equal to ma और mg, रादर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, ठीक है, सो एफ जी विल बी इक्वल टू एम जी, देर इज समथिंग कॉन्स्टेंट। नाउ ऑल्सो हमें यह भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने एक और तरीके से की थी। व्हाट वाज दैट, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ and small m is mass of object divided by square of distance between them. What is this r? Distance between earth and object from their centers. ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो सेंटर से मेजर करोगे, फ्रॉम देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या होता है, एक बार फिर देखो, लेट अस सी दिस इज द अर्थ, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक। अब डिस्टेंस कहाँ से ट्रेवल करेंगे, मेजर करेंगे यहाँ से, यानी इसका रेडियस लोगे, इसका रेडियस लोगे, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, लेट अस से इट इज एल। सो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ प्लस रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट plus the distance between them. This is the total distance that we are talking about. We can here say let it be d. So अगर d लिखेंगे तो यहाँ d लिख लेते हैं, चलिए, because r radius ले रहे हैं तो यहाँ d लिख लो. So distance between them will include this radius of the two objects and the distance from the periphery. So total distance क्या है, इन दोनों को सबको add कर दीजिए. So from these two equations, that is 1 and 2, we can say this is mg is equal to कैपिटल जी एम एम अपॉन डी का स्क्वायर। चलिए हम इसे डी ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देखो यहाँ से मास कॉमन है, कट जाएगा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू। दिस इज व्हाट इज जी, एंड इफ ऑब्जेक्ट is very close to the surface of earth or is on the surface of the earth, then आप खुद सोचिए L यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि अगर ये अर्थ है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो L तो ज़ीरो हो गया बच्चों। ये डिस्टेंस क्या है, r, और इसके अंदर का डिस्टेंस क्या था, स्मॉल r. नाउ लुक एट इट, r इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल R, राइट? सो r कैन बी निगलेक्टेड। अर्थ तो बहुत बड़ी है, अब अपने आप को देख लें, अगर हम खड़े हैं तो हमारा रेडियस अर्थ के रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है, सो वी कैन इग्नोर इट। सो वी कैन, अब क्या बन जाएगा, g विल बी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ओनली बिकॉज डी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टू। ये हमने कहा नेग्लिजिबल है, ये हमने कह दिया ज़ीरो है, सो डी किसके बराबर हो गया, आर ऑफ द अर्थ, ठीक। सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। पर ध्यान रहे कि अगर अर्थ से वो दूर है और ये डिस्टेंस मेजरेबल है, फिर इग्नोर नहीं करेंगे, देन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज आइदर ऑन द सरफेस और क्लोज टू द सरफेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तभी यूज करना है जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है।
सो यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल सकते हैं. वाई सो? बिकॉज वी नो जी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11. रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी कांस्टेंट है 6.4 इंटू 10⁻6. सो जब इसको कैलकुलेट किया बच्चों तो इसकी वैल्यू आ गई 98.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. सो ये वैल्यू आपको सदैव याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलना. जब तक न्यूमेरिकल्स में कहा ना जाए आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके 10 नहीं लोगे. अनटिल एंड अनलेस गिवन इन द क्वेश्चन यही यूज करेंगे. करेक्ट? यूज 9.8 meter per second square in all the questions until and unless asked in the question to use 10 meter per second square. अपने आप से उसको राउंड ऑफ नहीं करना. Let us look at the motion of objects under the influence of gravitational force of earth ऑन दी ऑफ द अर्थ. देखो क्या होगा, आपने एक पेपर को फेंका नीचे की तरफ या आपने एक स्टोन को फेंका नीचे की तरफ. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, कौन जल्दी पहुंचेगा और कौन देर से पहुंचेगा? वी नो पेपर जो है वो लेट पहुंचेगा. लेट रीचेज लेट ऑन अर्थ. और स्टोन क्या है? रीच अर्ली. करेक्ट? वाई सो? बिकॉज पेपर के साथ क्या है? फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज मोर. इन पेपर दैन स्टोन. यानी कि स्टोन चीरता हुआ आ जाएगा, फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकता है. बट नाउ दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों. इफ पेपर एंड स्टोन आर इन सेपरेट जार्स जिनके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया हो, और जिसे हम कहते हैं सक्ड एयर आउट, यानी उसमें से हवा सारी निकाल दी और वैक्यूम क्रिएट कर दिया. ठीक है. सो नाउ दिस इज वन जार जिसमें आपने पेपर रखा है, जार ए, और दूसरा जार है आपके पास जिसमें आपने स्टोन रखा है, बी. राइट? एंड दीज आर वैक्यूम, हैविंग अ वैक्यूम जार. अब जब इनको आपने जब नीचे गिराया तो व्हाट विल हैपन? विल रीच टुगेदर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब वैक्यूम किया तो ये एक साथ पहुंच रहे हैं, ना कि आगे पीछे. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जी डू नॉट डिपेंड ऑन मास and G is equal to constant for earth. So all the equations, all the three equations of motion are valid when A is replaced by G. यानी एक्सेलरेशन की जगह बस G लगा दो, बाकी सारी इक्वेशंस आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगे. लाइक फॉर फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. क्या था? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. दैट्स इट. फॉर सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ जी टी ए टी का स्क्वायर. यहाँ क्या हो जाएगा? S की जगह H ले लेंगे बिकॉज इट इज़ विद द ग्राउंड, हाइट आ जाएगी, एंड इट विल बी यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर. सम प्लेसेस पे इसको S भी रखते हैं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों?
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। So these are the three equations of motion that are very much applicable in gravitation also। बस एक की पॉइंट इसमें ध्यान रखना है बच्चों, g जो है वो पॉजिटिव लेंगे when in the direction of motion होगा, just like acceleration। डायरेक्शन ऑफ मोशन में यानी कि अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस, तो g की वैल्यू भी आप पॉजिटिव लोगे। एंड g विल बी इक्वल टू नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ मोशन। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो g हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, सो इट विल बी नेगेटिव, टिल बी टेकन एज नेगेटिव। मतलब ये है कि g हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा बिकॉज अर्थ की तरफ जाना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए g नेगेटिव लीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसका g पॉजिटिव लेना है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लुक एट इट, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, यानी किसी हाइट से गाड़ी गिर रही है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। कार ऊपर से नीचे गिरी कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड्स में। g की वैल्यू उसने दे दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस क्वेश्चन में कहा है कि g 10 लेना है, आप 10 ही यूज़ करेंगे। वॉट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आपको फाइनल स्पीड बतानी है, ठीक है, और ये कहा है टाइम टेकन है 0.5। वॉट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड भी निकालिए। एंड हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट भी निकालनी है। सो यहाँ देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद टाइम, तो इट इज़ डिस्टेंस टू टाइम रिलेशनशिप। यहाँ स्पीड निकालनी है ऑन द ग्राउंड विद इन दिस टाइम, सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज अ डिस्टेंस टू स्पीड टाइम टू स्पीड रिलेशनशिप। सो लेट अस फाइंड आउट दी ऑल द थ्री क्वेश्चंस। हमें क्या गिवन है, टाइम टेकन, दैट इज 0.5 सेकेंड। ही सेज एक हाइट है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, ठीक, एंड इट स्टार्ट्स इज फॉलिंग डाउन। इस हाइट को बताइए कितना होगा, ठीक है, और जब ये नीचे गिरी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम उसने आपको दे दिया 0.5 सेकेंड लिया उसने नीचे आने में। g की वैल्यू उसने आपको बता दी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड, g भी डाउनवर्ड है, सो वी विल टेक इट पॉजिटिव। सो g की वैल्यू आपको गिवन है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। He is asking you to find out h and the final velocity. So what is the initial velocity here? Since the object is at the maximum height, so object is doing velocity, initial velocity is 0. U will be equal to 0. So let us take the first part. Final velocity will be equal to u plus gt. U 0 है plus g 10 into 0.5. So it is going to be 5 meter per second. That is the initial final velocity. सेकेंड पार्ट में ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड क्या निकालोगे आप यहाँ, सिंस द डिस्टेंस इज 10 कॉमन, डिस्टेंस कॉमन है, ठीक है, टाइम टेकन एक ही है आपके पास, सो एवरेज स्पीड विल बी v प्लस u अपॉन 2। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, यू हैव कैलकुलेटेड 5, इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड पार्ट। Third part means asking what is the height. So h is equal to ut plus half gt का square. u की वैल्यू तो 0 ही है, so h will be equal to 0 plus 1/2 into 10 into t का square, यानी 0.5 का square is 0.25. So क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो 125 with a decimal over here. Since the unit is in meter, so we will take it as height to be इतना meter. So this is the final height, right? Example 10.3 देखते हैं। An object is thrown vertically upward. अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड। g कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव हो जाएगा। And rises to a height of 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट गिवन है। Calculate the velocity with which the object was thrown. So it is the distance to position relationship, position to velocity relationship। वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम आपको डिस्टेंस देके,
So what you are going to use? Third equation of motion. Then time taken by this object to reach the highest point. Time to distance relationship. दोनों इक्वेशंस यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. सो सबसे पहली चीज उसने लिखा है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दी हाइट ट्रेवल्ड 10 मीटर. सो ये क्या है? h. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? उसने कुछ नहीं कहा. सो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम क्या लेंगे? सिंस ही इज नॉट मेंशन, आई विल टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. नाउ ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड, तो जी कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड. सो इसकी वैल्यू क्या लेंगे? -9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. करेक्ट. ही सेज इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या होगी, एंड ही सेज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है? दिस इज द मैक्सिमम. सो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि वहाँ जाकर उसने रुक जाना है. सो आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम है. सॉल्यूशन देखो. वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस आपको गिवन है. सो बाय डिस्टेंस टू वेलोसिटी रिलेशन क्या लगाएंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. v 0 है, u आपको निकालना है, नेगेटिव रहेगा. 2 इंटू -9.8 इंटू 10. करेक्ट. सो व्हाट इट इज? -19.6 इंटू 10 माइनस यू का स्क्वायर. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. सो u विल बी इक्वल टू 196. So u is the under root of 196. What is this? 14 meter per second. 196 is the under square root of it's the square of 14. So u की वैल्यू मिल गई 14 meter per second. चलिए, this is the first part that we have got. So you can say that initial velocity u is equal to 14 meter per second. टाइम निकालना है. सो वी विल से टाइम टू डिस्टेंस रिलेशन. s इज इक्वल टू और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर. सो इसमें हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी विच विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर अ व्हाइल. सो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं. वी कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. That will be more easier for us to calculate. So v is equal to u plus gt. u हमें निकालना है. So u is equal to v minus gt. v की वैल्यू में पता है it is 0. So minus 9.8 into t. This is equal to what? 14. So minus से minus cancel हो जाएगा. So t will be equal to 14 divided by 9.8. ये आएगा आपका 1.43 seconds. So what is mass? Mass of an object is constant and does not change from place to place. It is the measure of इनर्शिया. तो आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पढ़ा था तब हमने ये बात की थी जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उतना वो रेजिस्ट करता है अपनी चेंज ऑफ पोजीशन को. सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट. सो वी कैन से दैट जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा. इनर्शिया इज resistance to change in position.
और डायरेक्शन, राइट. दिस इज व्हाट इज इनर्शिया. सो व्हाट इज वेट? अगर मास ये है तो वेट क्या है? तो वेट इज एक्चुअली द फोर्स with which it is attracted towards earth, and we know earth attracts every object with a force proportional to mass of object and acceleration due to gravity, that is g. So we can say weight is equal to force that is also equal to mass into acceleration, और अगर वेट ले रहे हैं तो मास इंटू जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह जी. सो दिस इज व्हाट इज वेट. इट इज डिनोटेड बाय W. Therefore we can say W is equal to mg. बच्चों वेट हमेशा वर्टिकली एक्ट करता है. इट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड always. It has both magnitude and डायरेक्शन. अब हमें पता है सिंस g इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने कह दिया 9.8 रहती है. इट इज़ कांस्टेंट, सो इसका मतलब w किस पे डिपेंड करता है? मास पे. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा एट अ गिवन प्लेस. करेक्ट. अब g की वैल्यू चेंज करती है बच्चों कई बार, क्योंकि g की वैल्यू इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर एंड मिनिमम ऑन पोल्स. यू नो वाई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. बिकॉज g की वैल्यू क्या थी? g m/r का स्क्वायर, और r क्या था? ये डिस्टेंस. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर पे आ जाए, ठीक है, सेंटर में आ जाए, तो वहाँ r की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट इट. देखो अर्थ जो है वो अर्थ का ये रेडियस इक्वेटर का, ये है पोल का. अर्थ इक्वेटर पे बड़ी रेडियस बड़ा होता है, पोल से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ एलिप्टिकल है. लुक एट इट. कैप्लर्स ने भी बताया था, है ना, ऑर्बिट में जब घूमती है. तो अर्थ भी तो ऐसी ही है, पोल के ऊपर डिस्टेंस कम है. अगर डिस्टेंस कम होगा तो जी बढ़ जाएगा. सो जस्ट नीड टू चेक इट अगेन. इट इज़ मिनिमम ऑन इक्वेटर, मैक्सिमम ऑन पोल्स. बिकॉज आर पी यानी पोल्स के ऊपर जो डिस्टेंस है वो कम है, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है. तो आप लिख सकते हो सिंस आर ऑन इक्वेटर फॉर अर्थ is more, so g will be less, hence weight will be less. Also r of pole of earth is less, so g will be more, hence weight will be more. तो आप यहाँ पर दो चीज़ें याद रखेंगे.
G on equator is less than G on pole. And what is weight? Weight is equal to m into G. So weight will be more at poles than equator because mass remains constant. और यही हम बात कर रहे थे कि मास अगर कांस्टेंट हो तो वेट जी पे डिपेंड कैसे करेगा, अगर इक्वेटर और पोल की बात करें. इसीलिए हमने बात की एट अ गिवन प्लेस की. अगर इक्वेटर पे है तो जी की वैल्यू कम होगी और अगर मैप पोल पे है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो पोल्स पे खड़े होने की वजह से आपका वेट ज़्यादा होगा. सो इसका मतलब वेट कहीं ना कहीं जी से रिलेटेड है. जी ऑफ अर्थ और अगर जी ऑफ मून देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें या एक्सेलरेशन देखें बच्चों, तो वेट का फ़र्क पड़ेगा. क्यों? मास ऑफ मून itself is less than mass of earth. So force of attraction by moon will be less than force of attraction by earth. क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू जी एम ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट एंड आर का स्क्वायर और डी का स्क्वायर. दिस इज ऑन अर्थ. फोर्स ऑन मून क्या होगी? जी जो कि कांस्टेंट है. मास ऑफ द मून, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर का स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ मून, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट mass of moon be capital M small moon and mass of earth be me, mass of object be m. Correct? So weight on moon will be equal to capital G m small m upon radius of moon का square. Weight of an object on surface of moon. तो देखिए सरफेस ऑफ मून पे ऑब्जेक्ट का रेडियस हमने छोड़ दिया क्योंकि बहुत थोड़ा है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. इसलिए वेट ऑन मून विल बी कंसिडर्ड एज जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ मून. सिमिलरली weight on earth will be equal to capital G m of the earth small m upon radius of the earth का square. Right? अब इनकी अगर वैल्यूज पुट करो बच्चों तो ये तो हमें पता ही है. यहाँ क्या लिखेंगे हम? चलिए यहाँ कर लेते हैं. वेट ऑफ मून, मास ऑफ मून स्मॉल m अपॉन आर का स्क्वायर ऑफ दैट ऑफ मून. अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. वेरी क्या कर रहा है? सिर्फ ये वेरी कर रहा है. और इसको किससे रिलेट करोगे आप? इसको हम रिलेट कर सकते हैं m इंटू जी से. ठीक है, चलिए फिलहाल इसको करते हैं. इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास 6 इंटू 10⁻24 m अपॉन रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर. यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 7.36 इंटू 10⁻24. रेडियस देखो छोटा, अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का मास कम है. पावर 1022, पावर 24 इज मोर एंड द रेडियस इज 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर. दिस इज द मास. अब देखो इसमें ये तो दोनों कांस्टेंट ही हैं, कैंसिल कैंसिल हो जाएंगे. सो टेकिंग अ रेशो ऑफ दीज टू, व्हाट वी विल गेट? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो कि कॉमन है, इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर m डिवाइडेड बाय इसका भी m आएगा. 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू
7.36 into 10 to the power 24 divided by 1.74 into 10 to the power 6 का square m. So m से m cancel, 6.7 से ये cancel. So what you will get? 6 into 10 raised by 24 upon 6.4 into 10 की power 6 का whole square multiplied by 1.74 into 10 to power 6 का square upon 7.36 into 10 raised by 22. ऑन कैलकुलेशन हमें मिलेगा बच्चों कि अर्थ अपॉन मून इज इक्वल टू 1.474 अपॉन इंटू 10 रेज पर 11 डिवाइडेड बाय 2.431 इंटू 10 रेज पर 10 विच विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 6. So we can say that weight on moon is equal to weight on earth divided by 6. यानी 1/6 हो जाएगा मास वहाँ वेट. अब हमें पता है मास तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? जी चेंज हो रहा है ना. इसको कैसे लिखोगे मास को? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इंटू जी. मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस इज मास g ऑन मून, मास g ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6. ये दोनों कैंसिल करोगे. सो व्हाट यू विल गेट? g ऑन मून इज इक्वल टू g ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6. सो इसका मतलब 1/6 रह जाएगा वहाँ पे मास. सो इफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन इज ऑफ 60 kg ऑन अर्थ, तो मून के ऊपर उसका वेट कितना रह जाएगा? 10 kgs. सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kgs. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? मल्टीप्लाई बाय 9.8. इट इज गोइंग टू बी 98 kgs. Look at it, 98 Newton or 98 kgs. So हमें mass given है 10 kgs. He is asking what will be the weight on earth. So we know that g is equal to 9.8 meter per second square. Therefore, weight is equal to m into g. That is 10 into 9.8, 98 Newton or 98 kgs. Correct? Similarly, let us take an example 10.5. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. Earth के ऊपर 10 Newton है. What would be its weight when measured on the surface of the moon? 1/6. So weight on earth is equal to 10 Newton. Weight on moon क्या होगा? This is given to you. You have to find out this thing. Solution क्या है? We know that weight on moon is equal to 1/6 of weight on earth. Weight on earth is given. So 1/6 into 10, which is going to be 1.67 Newton. So weight on moon will be of the object on the surface of moon is equal to 1.67 Newton. So with this we come to an end of the chapter gravitation part. Flotation or pressure thrust, that we will talk about in the next lecture. So till then, take care and keep smiling.